नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी हिंदी परीक्षा के दृष्टिकोण से खंड क के अंतर्गत हिंदी भाषा का इतिहास पर आधारित हमने कुछ एमसीक्यू प्रश्न तैयार किए हुए हैं, जो कि आप सभी के लिए रिवीजन के तौर पर होगा। और ये एमसीक्यू एकदम से मौलिक है, यानी कि हमने खंड क को देखा और आपके सिलेबस को उठाकर पॉइंट वाइज जितने भी पॉइंट दिए गए लगभग 10 पॉइंट्स आपके खंड क के अंतर्गत हिंदी भाषा का इतिहास में दिया गया है। तो उसी को आधार बनाते हुए अब तक के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने संकलित किया है। उम्मीद है कि आप सभी इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें आप अधिकतम कितने अंक के क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर भी बात करेंगे। आपके सिलेबस में पद्य कृतियां और गद्य कृतियां लगी हुई हैं, तो इनके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे, जिसका कि पैटर्न एमसीक्यू लेवल पर होगा। हालांकि इसके पहले हमने इन खंडों पर अलग अलग प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अपलोड किया था। आप लगातार जुड़े होंगे तो देख रहे होंगे, लेकिन अंतिम समय में कुछ नए सवालों को देखा जाएगा, जिससे कि अगर परीक्षा में वो सवाल आ जाते हैं तो आप उसको सही कर लें और अधिकतम अंक हासिल करें। अब हमारा लक्ष्य है कि परीक्षाओं में अधिकतम अंक हासिल करके कम से कम कट ऑफ के अंतर आप रहें। तो चलते हैं, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, पूछा गया है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग किसकी पुस्तक है? भोलानाथ तिवारी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह। तो जैसे ही इस प्रश्न को आपने देखा, आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आ गया होगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, नामवर सिंह। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं नामवर सिंह। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी इसको पहले भी पढ़े होंगे, एक तरीके से ये रिवीजन था उनके लिए। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया भोलानाथ तिवारी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह। तो देखिए, जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, सभी ऑप्शंस में जो नाम है वो किसी न किसी रूप में हिंदी भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, और सबका कहीं न कहीं अपभ्रंश को लेकर अपना मंतव्य रहा है। तो पुरानी हिंदी किसने कहा है, ये हमें बताना है। ऑप्शन को देखते ही आपके दिमाग में इसका सही जवाब आ गया कि ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। एक और विद्वान है जिन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था, उनका नाम है राहुल साकृत्यायन। अगर मान लीजिए ऑप्शन में चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं रहते हैं, तो वहां पर राहुल साकृत्यायन को भी विकल्प के तौर पर आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। ठीक है, और जैसा कि मैं बोल रहा था कि विकल्प में अन्य नाम दिए गए, भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान पर पूरा बात किया हुआ है, गुलेरी जी का ये पुरानी हिंदी से संबंधित हो गया, नामवर सिंह से आपने देखा कि ऊपर अपभ्रंश से रिलेटेड है। शिव प्रसाद सिंह का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जब ये विद्यापति पर विचार करते हैं तो इन्होंने अवहट्ट भाषा को लेकर भी विचार किया हुआ है। तो ये जो नाम दिए गए हैं, ये यूं ही ऑप्शन को कंप्लीट करने के लिए नहीं दिए गए हैं, बल्कि इनका कोई उद्देश्य है। तो इन जानकारियों को भी आप जरूर ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है किशोरीदास वाजपेयी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब कई विद्यार्थियों के दिमाग में आना शुरू हो गया होगा। कई विद्यार्थी अपने दिमाग को खंगाल रहे होंगे कि हमने कहाँ इस तरीके की पंक्ति को पढ़ा था या फिर किसी प्रैक्टिस सेट में देखा था। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आप देखेंगे कि पहला ही इनका वाक्य है कि प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। और इसको आप चेक करना चाहें तो हिंदी साहित्य का इतिहास आप सभी के पास होगा ही, उसमें जाकर आप अपभ्रंश वाला जो अंश है या फिर प्रकरण है वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अवधि में लिखा ग्रंथ नहीं है? चंदायन, मृगावती, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो। तो देखने में ये प्रश्न बहुत ही
छोटा है और सरल है, लेकिन ये क्या है, ट्रिकी प्रश्न है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत भी हो सकता है। बिल्कुल इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो। अवधि में नहीं लिखा गया है। बाकी जितने भी यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं या फिर महाकाव्य दिए गए हैं, सूफी ग्रंथ हैं ये सब किस में लिखे गए, अवधि में। जबकि पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश और आदिकाल का ग्रंथ है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। पृथ्वीराज रासो से रिलेटेड प्राय सवाल पूछे जाते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसमें बहुत सारे छंद हैं, कितने समयों में बटा हुआ है। हर परीक्षा में एक आख सवाल जरूर आपको मिल जाएगा पृथ्वीराज रासो से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्रज भाषा का कवि नहीं है। सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, राधा कृष्णदास। तो ब्रज भाषा का कवि नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शंस को देखने के बाद सही जवाब तक आप लोग पहुंच रहे होंगे कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, राधा कृष्णदास। ये ब्रज भाषा के कवि नहीं है। बाकी ऊपर के जितने भी कवि हैं, सूरदास ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा, कुंभनदास, तुलसीदास। हालांकि तुलसीदास का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामचरितमानस, वो भले अवधि में है, लेकिन भक्ति काल के उन कवियों में शामिल हैं तुलसीदास जिनका अधिकार ब्रज और अवधि दोनों पर समान रूप में था। तो यहाँ पर आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि तुलसीदास की एक बड़ी मशहूर कृति है जो कि ब्रज भाषा में है। जो विद्यार्थी कंसंट्रेट होकर लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे वो तपाक से इसका कमेंट्स कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। असंगत युग्म कौन सा है, हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है, शौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, ब्राह्मण पंजाबी, खस पहाड़ी। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि जो हिंदी की उपभाषाएं हैं उनका जन्म किन अपभ्रंशों से हुआ है, उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न है। तो आप लोग धीरे धीरे अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिए होंगे कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, असंगत युग में क्या है, ऑप्शन सी है। क्योंकि जो ब्राह्मण है इससे पंजाबी नहीं पैदा हुई है, बल्कि एक और भाषा है जिसका नाम है सिंधी। ठीक है, सिंधी का संबंध ब्राह्मण से नहीं है। बाकी ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनका संबंध किससे हो गया, सही है, पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से। और अच्छी बात यह है कि जो हिंदी हम पढ़ते हैं इसका भी विकास इसी शौरसेनी अपभ्रंश से ही माना जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, सही बात है, ब्राह्मण सिंधी से है और खस पहाड़ी से। तो इस तरीके से असंगत युग्म जो था वो ऑप्शन सी था, कि जो बताया गया कि ब्राह्मण का संबंध पंजाबी से है। अगला प्रश्न है, कृष्णायन किसकी रचना है। रामायण तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कृष्णायन पूछा गया कि कृष्णायन किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया है सूरदास, तुलसीदास, द्वारका प्रसाद, सत्यनारायण। थोड़ा सा ये हो सकता है कि नया प्रश्न आपके लिए हो सकता है, लेकिन अगर जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए पुराना ही प्रश्न होगा, लेकिन रिवीजन के तौर पर इसको देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द्वारका प्रसाद की रचना है कृष्णायन, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बोली को बैसवाड़ी कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली। तो बैसवाड़ी किस बोली को कहा जाता है, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। आप लोगों के लिए हो सकता है नया प्रश्न हो या फिर रिवीजन के तौर पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हिंदी में जितनी भी बोलियां हैं उनके कुछ अन्य नाम भी हैं। जैसे ब्रज का आप देखेंगे, इसका भी नाम अलग है। अवधी का मैंने बैसवाड़ी बताया, खड़ी बोली को भी कौरवी कहा जाता है। ठीक है ना। तो कुछ बोलियां हैं, इनको आप थोड़ा सा विशेष तौर पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भाषा में पूर्वीपन था। लल्लूलाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, भारतेंदु। देख रहे हैं कि क्वेश्चन देखने में बहुत ही छोटा है, लेकिन ट्रिकी सवाल है। जब तक आप सब्जेक्टिव तौर पर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, इसको सॉल्व करना आपके लिए कठिन हो सकता है। किसकी भाषा में पूर्वीपन था, ऑप्शन मैंने पढ़ दिया और आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये बात उस समय की लग रही है जब फोर्ट विलियम कॉलेज इत्यादि की चर्चा की जाती है। अगर आप पुस्तकों को पढ़े होंगे तो उसी समय जो 4 लेखक हैं, साहित्यकार हैं या गद्यकार इनको कहा गया है,
उन्हीं में से एक की भाषा को पूर्वीपन माना जाता था। सही जवाब है ऑप्शन सी, सदल मिश्र। सदल मिश्र में पूर्वीपन था, किसी में ब्रज भाषा था, किसी में पंडिताऊपन था। अलग अलग इस तरीके की उपाधियां किस आचार्य ने दिया है या फिर आलोचक ने दिया है, उधर भी आपका दिमाग चला गया होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से इसको सीधे सीधे उठाया गया है। ठीक है, तो सदल मिश्र की कौन सी रचना है, इन सब चीजों को आप अपने दिमाग में जरूर सेव करके रखिए या फिर फीड करके रखिए। अगला प्रश्न है, जिसकी भाषा मुहावरेदार, विनोदपूर्ण एवं अनुप्रासिक है, यह कथन किस रचना के संदर्भ में? जिसकी भाषा मुहावरेदार, विनोदपूर्ण एवं आनुप्रासिक है, यह कथन किस रचना के संदर्भ में? प्रेम सागर, प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान। तो इसका सही जवाब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। कई विद्यार्थियों के लिए ये होगा कि अब हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। सही जवाब इसका बिल्कुल सी, रानी केतकी की कहानी। अब ये किसकी रचना है, ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। रानी केतकी की कहानी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि जिसकी भाषा मुहावरेदार, विनोदपूर्ण एवं अनुप्रासिक है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह खां की ये रचना है। 1803 ईस्वी के आसपास में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, ये छंद शास्त्र के ज्ञाता थे तथा समस्या पूर्ति में कुशल थे, यह कथन किस लेखक के संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया है श्रीधर पाठक, हरिऔध, नाथूराम शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही। तो ये देखिए खास लेखक के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप तभी हल कर सकते हैं जब विधिवत तरीके से इतिहास ग्रंथ के मूल टेक्स्ट को आप पढ़े होंगे। ठीक है, सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, नाथूराम शर्मा के लिए यह बात कही गई कि ये छंद शास्त्र के ज्ञाता थे तथा समस्या पूर्ति में कुशल थे। अगला प्रश्न है, ईसुरी किस लोक बोली के प्रमुख कवि थे? ईसुरी किस लोक बोली के प्रमुख कवि थे? ऑप्शन दिया गया बुंदेली, बघेली, ब्रज, बांगुरु। चारों ऑप्शन देखने के बाद आपका दिमाग जरूर दौड़ा होगा कि हमने कहीं ना कहीं जरूर इसको पढ़ा है। ईसुरी किस लोक बोली के प्रमुख कवि थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, बुंदेली। ठीक है, देखिए एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि ईसुरी को ध्यान में रखते हुए एक उपन्यासकार हैं मैत्रेयी पुष्पा, इन्होंने कुछ रचनाएं की हुई, तो उनको भी आप ध्यान में जरूर रखिए। बुंदेली किस हिंदी के अंतर्गत आती है, ये सब भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हव हव शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बोली में प्रयुक्त होता है? हव शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बोली में होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो कई विद्यार्थी तुरंत इसका सही जवाब ढूंढ लिए होंगे। और देखिए हव का बड़ा ही मेरे साथ आत्मीय लगाव है, क्योंकि मैंने छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 2 साल काम किया। तो वहां पर जो लोकल लोग थे, क्षेत्रीय लोग थे, उनके मुंह से हमेशा हव शब्द सुनने का मौका मिला था। सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, जैसे सामान्य रूप से हम लोग हाँ बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ी में इसको हव बोला जाता है। बड़ा ही अच्छा ये शब्द मुझे उस समय लगा था और अभी तक याद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था? देवनागरी लिपि आपके पाठ्यक्रम में है और आपने पढ़ा भी होगा, इसकी वैज्ञानिकता को लेकर, सुधार और संशोधन को लेकर अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए कुछ नए प्रश्न आप देखते हैं तो फिर आपका रिवीजन करने का मन करता है। ठीक है, एक ही तरीके के क्वेश्चन देखेंगे तो हो सकता है कि आप बोरियत महसूस करने लगे। अब कठिन क्वेश्चंस के माध्यम से ही रिवीजन होता है, और पता चला कि क्वेश्चन पेपर जब आप देने गए वहां पर अगर सरल क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कठिन आएगा तो भी संभल के कर सकते हैं। पूछा गया कि राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, चालुक्य किस वंश के शासकों ने देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उन्होंने देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे वो अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे।
अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि की किस शाखा से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? ब्राह्मी लिपि की किस शाखा से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? पूर्वी शाखा, पश्चिमी शाखा, उत्तरी शाखा, दक्षिणी शाखा। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप ध्यान में रखें। सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तरी शाखा से ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से देवनागरी लिपि का क्या है? विकास माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका देवनागरी लिपि के सुधार और संशोधन में उल्लेखनीय योगदान नहीं है? महादेव गोविंद रानाडे, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, रामचंद्र शुक्ल। तो किसका देवनागरी लिपि के सुधार और संशोधन में योगदान नहीं है, यह हमें बताना है। सही जवाब है इसका, कई विद्यार्थी इसका बिल्कुल सही जवाब देने के लिए प्रयासरत हैं। ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। वैसे देखिए कई बार परीक्षाओं में हम जाते हैं तो आचार्य शुक्ल का नाम उसमें होता है, तो हम उन्हीं को सही कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए किस मामले में सही हो रहे हैं, नहीं के मामले में, यानी कि जब भी देवनागरी लिपि के सुधार और संशोधन की बात होगी तो रामचंद्र शुक्ल का नाम उसमें नहीं आएगा, बाकियों का नाम उसमें है। हालांकि जो भी रामचंद्र शुक्ल ने लिखा उससे हिंदी भाषा और साहित्य का तो विकास हुआ ही, उसमें समृद्धि हुई, लेकिन खास तौर से देवनागरी लिपि के बारे में बात की जाएगी, उसके सुधार के बारे में, संशोधन के बारे में, तो शुक्ल का नाम उसमें नहीं आता है। बाकियों ने कुछ कुछ किया हुआ है, जैसे कि लोकमान्य तिलक का आपने सुना होगा कि तिलक फॉन्ट नाम से इन्होंने एक फॉन्ट बनाया हुआ था। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने देवनागरी लिपि के सुधार में उल्लेखनीय योगदान दिया था? अभी तक हमने ऊपर देखा व्यक्तियों के योगदान को लेकर, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि अब इसमें एक सरकार का भी बड़ा योगदान रहा है देवनागरी लिपि के सुधार के बारे में। ऑप्शन दिया गया है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो अगर आप झारखंड की परीक्षा में शामिल हैं तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि कोई झारखंड का पेपर बनाने वाला होगा, वो झारखंड दे दिया होगा, तो लगभग 90% बच्चे झारखंड लगाकर आ जाएंगे, रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन अगर आप सही मायने में देवनागरी लिपि को पढ़े होंगे तो इसका सही जवाब बता देंगे कि ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1943 ईस्वी के आसपास में आचार्य नरेंद्र देव के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें देवनागरी लिपि के सुधार के बारे में उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश सरकार को आप बिल्कुल ध्यान में रखें, बाकी झारखंड शब्द इसमें है तो इसका सही जवाब नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत ही छोटा प्रश्न है लेकिन फैक्चुअल पर आधारित है। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? ऑप्शन दिया गया है 11, 26, 33, 52। देखिए ये सब जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये खास उद्देश्य दिए गए हैं, क्योंकि ये प्रश्न मैंने खुद सेट किया हुआ है, तो इसलिए क्योंकि जब सेट करने वाला ही आपको पढ़ा रहा हो तो जाहिर सी बात है कि किन परिस्थितियों में मैंने इसको सेट किया है, किन उद्देश्यों से सेट किया वो भी आपको बता दें। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण है, इस चीज को आप एकदम से याद कीजिए कि कुल 52 वर्ण है, तो ये सही राइट आंसर हो गया आपका डी। लेकिन यहाँ पर 11 जो दिया गया है वो स्वरों की संख्या है। इसमें आप देखेंगे कि अंग्रेजी के जो भी लेटर्स हैं उनकी संख्या है, और 33 जो है व्यंजन होते हैं देवनागरी लिपि में, और कुल वर्ण क्या हो गए? 52 हो गए। बाकी इसमें संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर, इन सारी चीजों को मिलाकर 52 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, ऑप्शन दिया गया है वैज्ञानिकता, एक रूपता, स्पष्टता, या फिर अनिश्चितता। तो देवनागरी लिपि को तो वैज्ञानिक माना जाता है, एक रूपता भी है इसमें, स्पष्टता भी है कि जितने वर्ण है सबका अपना अलग अलग रोल है। ठीक है, तो विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, अनिश्चितता नहीं है, बल्कि इसमें क्या है? निश्चितता है। ठीक है ना, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रचार प्रसार में किसका योगदान नहीं है? हिंदी के प्रचार प्रसार में किसका योगदान नहीं है? ऑप्शन है आर्य समाज, ईसाई मिशनरियों, काशी नागरी प्रचारणी, साहित्य अकादमी। तो जब भी हिंदी के प्रचार प्रसार की बात की जाएगी तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए स्वाधीनता आंदोलन।
ठीक है, स्वाधीनता संग्राम और हिंदी का विकास, उसी के संदर्भ में यहाँ पर प्रश्न बनाया गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया, किसका योगदान नहीं है, तो ऑप्शन डी हो गया। बाकी आर्य समाज में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। यहाँ तक कि ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बाइबल इत्यादि का अनुवाद किया, तो अनुवाद के माध्यम से भी प्रचार हुआ। काशी नागरी प्रचारी सभा जो थी, जिसने कि हिंदी के प्रचार में काफी अपना योगदान दिया, साथ में शब्दकोश निर्माण किया और जो भी पुराने ग्रंथ थे उनका संपादन किया गया। ढेर सारे काम काशी नागरी प्रचारी से किए गए। अब इन सब के बाद जो साहित्य अकादमी है, वो तो बस जो भी साहित्यकार अपनी रचना के माध्यम से कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करते हैं तो उनको सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो विकास तो होता है, लेकिन जिस दृष्टिकोण से सवाल पूछा गया है कि स्वाधीनता संग्राम, क्योंकि आपके सिलेबस में लगा हुआ है स्वाधीनता संग्राम और हिंदी का प्रचार प्रसार या फिर हिंदी का विकास। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राजभाषा आयोग, राजभाषा जैसा कि आप जानते हैं कि 343 से 351 के बीच में संविधान में लिखित है और हर अनुच्छेद का अपना अलग अलग महत्व है। ठीक है, जिसमें 343वें अनुच्छेद को और 351वें अनुच्छेद को बिल्कुल ध्यान में रखिए। एक में हिंदी को राजभाषा के रूप में देखा गया 343 में, और 351 में विकास की बात की गई। तो ये तो मोटे तौर पर मैंने बता दिया। बीच में अनुच्छेदों में बताया गया कि राजभाषा आयोग का गठन होना चाहिए। इसमें होना चाहिए ऑप्शन 343, 344, 345, 346 दिया गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, 344वें अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही गई कि राजभाषा आयोग का गठन होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जब राजभाषा आयोग के गठन की बात हो गई तो अब खोजा गया कि अध्यक्ष कौन होगा इसका। कौन थे मतलब बना दिए गए थे। ऑप्शन दिया गया बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर खेर, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब तक बहुत सारे विद्यार्थी पहुंचे हैं और आपने अलग अलग किताबों में इनको बीजी खेर नाम से भी पढ़ा होगा। तो इनका देखिए पूरा नाम हो गया बाल गंगाधर खेर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, यह किसका कथन है? भाषा की परिभाषा को लेकर तमाम भाषा वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बातों को कहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ा ही छोटा वाक्य है और आपके लिए हो सकता है कि नया प्रश्न हो। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है भोलानाथ तिवारी, जॉर्ज ग्रियर्सन, स्वीट, कामता प्रसाद गुरु। तो जितने ऑप्शन दिए गए हैं, दो भारत के हैं और दो आप देख रहे हैं कि विदेशी चिंतक हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि स्वीट का मानना था कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। जैसे मैं ध्वन्यात्मक शब्दों के माध्यम से, अपने आवाज के माध्यम से प्रैक्टिस सेट में अपने विचारों को भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, सही उत्तर भी आपको बता रहा हूँ और कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी बात कर रहा हूँ। तो स्वीट का मानना था कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। अगला प्रश्न है कि ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी की मुख्य रूप से कितनी बोलियां हैं? कई बार हमने देखा है कि बच्चों ने कमेंट्स किया है कि हिंदी की उपभाषाएं तो 5 हैं, लेकिन बोलियां अलग अलग किताबों में कहीं 17 दी गई हैं, कहीं 18 दी गई हैं। हालांकि जब मैं अपने ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाता हूं या फिर पीजी के बच्चों को पढ़ाता हूं तो हमने वहां पर 18 बोलियों को ही याद करने के लिए कहा है। यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि 18 बोलियों को याद कीजिए और मैंने अलग अलग वीडियो में बताया भी है कि कौन कौन सी 18 बोलियां हैं भी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रियर्सन के अनुसार कुछ खास अंक दिए गए हैं कि हिंदी की मुख्य रूप से बोलियां कौन कौन सी हैं। ऑप्शन दिया गया 8, 10, 17, 18। तो इसका सही जवाब यहाँ पर है कि ग्रियर्सन ने कुल 8 बोलियों को ही माना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार भाषाई दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? राजभाषा अधिनियम 1976 में आया हुआ था, इसको भी आप ध्यान में रखें। इसके अनुसार भाषाई दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन दिया गया 3, 4, 5, 6। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर। आपके मन में आ रहा होगा कि ये सारे प्रश्न किस इकाई के अंतर्गत आ रहे हैं, मतलब कि बात तो हम कर रहे हैं हिंदी भाषा का इतिहास में,
तो आप देखेंगे एक पॉइंट दिया गया है इसमें, 7वां नंबर पे पॉइंट है सिलेबस में कि हिंदी का तकनीकी एवं प्रायोजनिक विस्तार। वहां से हमने इस चीज को लेने का प्रयास किया और साथ में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी भी पॉइंट पढ़ना है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम सवाल तैयार किए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 3 भागों में बांटा गया है, क, ख और ग। जो भी विद्यार्थी राजभाषा अधिकारी के इंटरव्यू इत्यादि में जाते होंगे या फिर परीक्षाओं में बैठते होंगे, तो ये ज्यादातर उनको ध्यान में रखने की जरूरत है कि भाषाई दृष्टिकोण से भारत को क, ख, ग, एक में हिंदी, एक में हिंदी अंग्रेजी और एक में एकदम से हिंदी तर, जो भी राज्य हैं, शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, राजभाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ठीक है, यहाँ पर किस शब्द होना चाहिए था। राजभाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन दिया गया है 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं। तो राजभाषाओं को पढ़ते समय आपने अनुच्छेदों, अनुसूचियों को जरूर ध्यान में रखा होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं को संविधान के अंतर्गत रखा गया है। राजभाषाओं की संख्या कुल कितनी है? 22 है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई थी? वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दिया गया 1960, 1961, 1976, 1980। तो सही जवाब आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें एक ऑप्शन आप देख रहे हैं 1960, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईयर रहा है अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो। एक संस्था स्थापित हुई थी, केंद्रीय हिंदी संस्थान, जो कि इस समय आगरा में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। 1976 राजभाषा आयोग को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी व्याकरण किसकी पुस्तक है? रामकुमार वर्मा, कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, रामचंद्र वर्मा। देख रहे हैं कि सीधे सीधे ये सवाल एक पुस्तक के रूप में पूछ लिया गया कि इसके रचयिता कौन है या फिर लेखक कौन है। ऑप्शंस को देखने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि हमने हिंदी व्याकरण तो पढ़ा था, कामता प्रसाद गुरु है। शब्दानुशासन भी पढ़ा था, किशोरी दास वाजपेयी। मानक हिंदी व्याकरण किसका हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, रामचंद्र वर्मा। ठीक है, देखिए रामकुमार वर्मा भी ऊपर दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि रामचंद्र वर्मा ने मानक हिंदी व्याकरण नाम से पुस्तक लिखी हुई है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ई पुस्तकालय पे। ठीक है, ई पुस्तकालय पर जाकर इसका पीडीएफ जरूर आप डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आपको मानक हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी वो मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, हो बोली झारखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है? इसके पहले आपने ऊपर देखा कि हौ का मैंने प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर हो शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि हो जो है झारखंड में बोली जाती है, जबकि हौ जो है वो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। इन मात्राओं को बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। हो किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन दिया गया रांची, सिंहभूमि, धनबाद, बोकारो। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, सिंहभूमि का जो क्षेत्र है वहां पर हो बोली जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है? हो, खड़िया, खोरठा, नागपुरिया। तो झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, खोरठा। ठीक है, और जितने भी नाम दिए गए हैं ये सब झारखंड की बोलियां हैं, तो इनको ध्यान में रखिए। अगर परीक्षाओं में घुमाकर भी सवाल आए तो आप कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को उरांव बोली भी कहा जाता है? कुड़ुक, खड़िया, खोरठा, हो। तो कुड़ुक भाषा को उरांव बोली भी कहा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उरांव जनजाति द्वारा ये बोली बोली जाती है। तो उम्मीद है कि आज के प्रैक्टिस सेट में हमने हिंदी भाषा का इतिहास के अंतर्गत 30-31 सवालों पर बातचीत किया। आप सभी के लिए कुछ सवाल पुराने रहेंगे, कुछ नए रहेंगे। रिवीजन के तौर पर आपके मनोबल को बढ़ाने में ये सभी सवाल सार्थक रहे होंगे। कमेंट्स कर आप सभी जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी के अगले खंड को लेकर हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत। तब तक आप हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल गंभीरता से दोहरा कर रखिए और नए सवालों को देखने के लिए या फिर उनसे जूझने के लिए एकदम से तैयार रहिए। तो मिलते हैं जल्दी।
तब तक के लिए नमस्कार।